नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696066089, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692619। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग लगातार देख रहे थे। 2 वीडियो इससे पहले आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है और इसमें प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था? बिल गेट्स ने बना दिया था, या बिल क्लिंटन ने बनाया था अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, या चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था, या मार्कोनी ने बनाया था? तो इसमें 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। चार्ल्स बेबेज आप जानते हैं, ठीक है, ऊपर वाले दोनों हो नहीं सकते, नीचे वाले में से आप मार्कोनी के बारे में जानते ही हैं, तो सी वाला इसका होगा, बेबेज। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम क्या है? तो स्वदेशी विकसित जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो था परम, ठीक, परम। इसका जो डी वाला है वो सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो भाभा अनुसंधान केंद्र जो है वहां से, मतलब परमाणु अनुसंधान केंद्र, एटॉमिक रिसर्च वाला, तो वहां से जारी की गई जो परियोजना है उसका नाम आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। ये परम पद्म है, चिप्स है, इसके अलावा फ्लो साल्वर मार्क है और अनुपम है, तो अनुपम हो जाएगा, ठीक है, इसका डी वाला सही होगा, अनुपम। नेक्स्ट, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और तेज गति का कंप्यूटर है? इसमें आप देखकर बताइए। तो सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 या फिर IBM चिप्स? तो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो इस काम को करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला होगा। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो Y2K कंप्यूटर, मतलब Y2K क्या है? कंप्यूटर है असल में। गठिया यूरिक एसिड की वजह से होता है, यूरिक एसिड का जमाव जब गांठों में होता है तो इस वजह से हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। और परम 10,000 पृथ्वी से पृथ्वी तक मार करने वाली मिसाइल है। इसमें से आपको गलत ही तलाशना था, तो डी वाला है, परम जो है वो कंप्यूटर है, न कि मिसाइल। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित लेजर किस्मों में से कौन सी लेजर प्रिंटर में इस्तेमाल होती है? तो डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइमर लेजर या गैस लेजर? अब इसमें से अगर देखा जाए तो जो सेमीकंडक्टर लेजर है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर लेजर का यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो WWW है, उसका सही रूप है? तो यहाँ वही चीज बोल दिया गया, वर्ल्ड वाइड वेब इसको कहा जाता है, ठीक। WWW ये वेबसाइट के शुरुआत में हम लोग देखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म यही होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। आपने अगर जरा भी कंप्यूटर का नॉलेज देखा होगा या प्राप्त किया होगा तो आप आराम से इसे कर लेंगे। ये सीधे साधे क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी परमिशन देती है किस चीज की? तो ब्लूटूथ से हमें किस चीज की परमिशन प्राप्त होती है? 2 उपकरणों के बीच में एक सीमित दूरी तक वायरलेस संचार के लिए। बहुत दूरी तक ये काम नहीं करता, इसकी परास जो है वो सीमित होती है। कोई चीज आपको भेजनी है तो आप ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। तो प्रकाशिकीय भंडार या प्रकाशीय भंडार जो है ये सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब ऑप्टिकल स्टोरेज, ये उससे संबंधित नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इन्फोटेक से संबंधित नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम, ये सब रिलेट करते हैं। अगले वाले में देखें, कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकी नहीं है? तो लॉग इन, मॉडेम, इसके अलावा पासवर्ड और पिनाका। तो पिनाका का संबंध डिफेंस से है, ठीक है, मतलब सुरक्षा क्षेत्र से है, और यहां पर दिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो बाकी 3 काम करेंगे, डी वाला इससे बाहर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो प्रोटोकॉल है, लॉगिन है, आरजी है और सभी दिया हुआ है। आप इसमें से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसमें जितने हैं वो सभी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसके दिमाग में शैतानियत भरी होती है, मतलब उसे बुरे काम के लिए बनाया जाता है, सिस्टम को खराब करने के लिए या सिस्टम को धीमा करने के लिए बनाया जाता है।
इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कंप्यूटर वायरस का मतलब क्या होता है? तो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम यहाँ जो दिया है ना वही सही होगा। असल में सॉफ्टवेयर कार्यक्रम तो होता ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर तो बहुत तरह के होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ये वाला जो है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता है, किसी चीज को डिस्ट्रक्ट करने के पर्पज से बनाया गया होता है। इसके बाद अगले वाले को देखें। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर या वोल्ट। तो आपने अभी पीछे जो फिजिक्स का फिनोमिना था उसे देखा था। यहाँ पर बिट्स और बाइट्स में यूज किया जाता है, मतलब बिट से बाइट्स बनती हैं और बाइट से फिर वही गीगाबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सब हम लोग मीजर करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? मतलब एक बाइट अगर हम नाप रहे हैं तो उसमें कितने बिट्स आएंगे? आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? करेक्ट आंसर आपको देखना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8। ठीक, 8। इसके बाद आगे बढ़े। 1 किलोबाइट इक्वल होता है 1024 बाइटों के। यहाँ पर किलोबाइट की अगर बात करें तो 1024 बाइट के वो इक्वल होगा। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि एक कंप्यूटर हार्डवेयर जो कि आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है उसको क्या कहेंगे? मैग्नेटिक टेप कहेंगे, डिस्क कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या दोनों में से कुछ नहीं होगा? अब इसमें से जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए और बी दोनों। मैग्नेटिक टेप भी यही काम करता है, डिस्क भी यही काम करती है। मतलब कुल मिलाकर हमें जो लार्ज अमाउंट में डाटा है वो स्टोर करके रखना है, तो दोनों को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है, सीपीयू, ये उसका ब्रेन कहा जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी पीढ़ी का संगणक मतलब कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? मतलब जो 3rd जनरेशन के कंप्यूटर होते थे उसमें मेन एलिमेंट के तौर पे इसमें से हम किसको देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब उसमें होता था, ट्रांजिस्टर पाए जाते थे, ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिस्टर पाए जाते थे। ट्रायोड पहले के समय में जब इजाद हुए थे तो उनका आकार प्रकार बहुत बड़ा होता था, ट्रांजिस्टर उससे कुछ छोटे आकार के हुए, और उसके बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी तो ट्रांजिस्टर की जगह दूसरे जो अन्य उपकरण थे या जो अन्य युक्तियां थी उन्होंने ले ली। तो इस प्रकार की चीजें हैं। फिलहाल आपको इसमें से बताना है। समेकित परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट जो है इसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में आईसी कहा जाता है। तो इसमें से आप बताइए 3rd जनरेशन का कंप्यूटर है तो जो समेकित परिपथ है वो इसका मुख्य अवयव था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां कहा गया कि कंप्यूटर के उपयोग में आने वाली आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है, तांबा, स्टील या प्लास्टिक से बनी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है कि सिलिकॉन से। सिलिकॉन वाला जो पदार्थ मतलब सिलिकॉन पदार्थ जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है इस तरह की चिप्स के निर्माण में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है उसको क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है, एनालॉग कहा जाता है, मॉनिटर कहा जाता है, या ओसीआर कहा जाता है? तो मॉडेम कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहा जाता है? तो रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी आप पढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये सब कॉमन चीजें हैं, आप जानते हैं, इसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ठीक है, वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा इसमें से कौन सी है? बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रान है, या फिर पास्कल है? तो इसमें आप देखकर बताइए। और फोर्ट्रान है इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा एक कंप्यूटर के आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? तो आप देखिए, चिप, बाइट, बग और बिट करके दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा बग। ठीक है, बग जो है वो यहाँ पे इसे शो करता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। सिम का पूरा स्वरूप है, मतलब सिम का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा या फिर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मशीन होगा? इसमें से होगा क्या? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। फ्लैश मेमोरी के बारे में सही कौन सा नहीं है, मतलब इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो सी वाला इसमें से गलत है एकमात्र। आप देखिए, यह सामान्यतः यांत्रिक डिस्क ड्राइव से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। मतलब यहाँ दिया है ना, यांत्रिक डिस्क जो ड्राइव होती है उससे ये काफी हद तक सस्ता होता है, यही कथन इसमें गलत है। बाकी जितने हैं वो सही है, जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि जैसी युक्तियों के सूचना संग्रह के लिए इस्तेमाल होता है, सही बात है। परास जो दिया है वो भी ठीक ठाक है। इसके बाद आगे चलते हैं। संगणक साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है आपको बताना है। 16 अगस्त को किया जाता है, 2 दिसंबर या 5 जून या 24 अक्टूबर? तो ये 2 दिसंबर को किया जाता है। ठीक है, 2 दिसंबर को वैसे भी कई सारे दिवस हैं लेकिन ये भी है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट यहाँ जो सी वाला है वो सही। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसमें से जो निम्नलिखित दिया हुआ है इसमें से एक को नया नाम कल्पना प्रथम दिया गया है या कल्पना फर्स्ट दिया गया है? तो ये है क्या? इनसैट फर्स्ट है, मेट सैट है, इनसैट 2B है, या अग्नि तृतीय है?
बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा मेटसैट। ठीक है, मेटसैट जो है इसको कल्पना फर्स्ट का नाम दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि भू स्थिर उपग्रह का जो यहाँ पर पीरियड होता है वो कितना होता है, मतलब जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होते हैं उनका पीरियड आपको बताना है। 6 घंटे का होता है, 12 घंटे का होता है, 18 घंटे का होता है या फिर 24 घंटे का होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, अर्थ का जो पूरा रिवॉल्यूशन का टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर कहा गया नासा, माफ कीजिएगा पीछे रोटेशन कहना चाहिए था, वहां रिवॉल्यूशन बोल दिया गया, जो अपने अक्ष पर घूर्णन करने का पृथ्वी का समय है उसी के अकॉर्डिंग होता है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नाम की दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए। अब किस चीज को जानने के लिए ये प्रवर्तन किया गया था, तो पृथ्वी तुल्य जो ग्रह है, मतलब पृथ्वी तुल्य जो, यहाँ पे गृह नहीं होगा ये ग्रह होगा, मतलब प्लैनेट्स की बात हो रही है और सैटेलाइट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो जो पृथ्वी के जैसे ग्रह हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए ऐसा किया गया था। इसके बाद आगे चलते हैं, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था, कहां से छोड़ा गया था आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बैकानूर। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की बात हो रही है। इसके बाद अगले वाले में चलें, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नांकित भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों का सही कालानुक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही कालानुक्रम है उसे अगर आप देखें, एप्पल दिया है, IGMT दिया है, स्टेप दिया है और साइट दिया है। करेक्ट इसका जो क्रम है वो बी वाले के हिसाब से होगा, पहले साइट, उसके बाद फिर स्टेप, इसके बाद फिर एप्पल और अंत में IGMT। इसके बाद नेक्स्ट अगले को देखते हैं, इनसैट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया, इसकी डेट आपको बतानी। तो इसका प्रक्षेपण किया गया था 12 जून 1990 को। ठीक है, 12 जून 1990 को किया गया था। यहाँ जो बी वाला ऑप्शन है वो सही। अगले प्रश्न में कहा गया कि भारत ने कुछ दशकों में उपग्रह प्रक्षेपण यानों को बनाया। ठीक, निम्नलिखित A, B और C, D करके जो यान दिए हैं उनको बनाने का सही कालानुक्रम क्या है, मतलब पहले कौन सा यान बनाया गया या किस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया और बाद में कौन सी इस्तेमाल में आई थी, ये आपको पता लगाना है। तो PSLV है, ASLV है, SLV है और GSLV है। और इसका जो करेक्ट यहाँ पे क्रम है क्रोनोलॉजी के हिसाब से वो D वाला हो जाएगा। CBAD के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। सबसे पहले क्या, सबसे पहले SLV, ठीक है, उसके बाद फिर ASLV। जब ASLV बना तो उसके बाद और ज्यादा प्रोग्रेस हुई तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल आते हैं, यानी प्रक्षेपक यान के तौर पे, और अंत में GSLV। ठीक है, अंत में GSLV, ध्यान दीजिएगा। तो इसका D वाला सही है। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखते हैं, इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो कि अवस्थित है। अब ये हासन कहाँ पर है आप बताइए, तो कर्नाटक में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए अवस्थिति से ज्यादा जो संबंध है वो पूछा जा रहा है, मतलब रिलेशन। ठीक है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये किस काम में आता है, रॉकेट छोड़ने के लिए जो प्रणोदक होते हैं उनके अनुसंधान से संबंधित इसका है, मतलब जो प्रोपेलर होते हैं, प्रोपेलेंट होते हैं, उनके लिए रिसर्च के संबंध में इसका इस्तेमाल होता है। मौसम संबंधी समस्याओं की जांच करने के लिए, ध्वनिपूर्ण रॉकेटों को प्रक्षेपित करने के लिए इस्तेमाल होता है, और अंतरिक्ष यान के डिजाइन के निर्माण से ये जुड़ा हुआ है, या उपग्रह प्रक्षेपक जो वाहन होते हैं उनका विकास करने के लिए ये केंद्र बना हुआ है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पहला और चौथा, यानी ए वाला इसका सही है। पहले चौथे का मतलब क्या है कि ए वाला सही है, अर्थात इसमें रॉकेट छोड़ने के लिए जो प्रणोदक इस्तेमाल होते हैं उसका अनुसंधान वगैरह का काम, मतलब उसमें नया सुधार, नया जो डेवलपमेंट है वो सब किया जाता है। साथ ही साथ जो उपग्रह प्रक्षेपण वाहन होते हैं उनके डेवलपमेंट में ये काम आते हैं, तो वहां पर इसका जो रिसर्च का काम है वो होता है। तो पहला चौथा सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण में विचार करके बताइए कि सही क्या है। तो एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है, ठीक है, मतलब कॉन्वेक्स शेप की बनाई जाती है, और नीचे की सतह जो होती है उसको कॉन्केव शेप का बनाया जाता है, मतलब ऊपर से उभरा हुआ अंदर से धंसा हुआ। ऐसा रीजन ये होता है कि एयर करेंट एट द टॉप हैज लेस वेलोसिटी, दस द लेस प्रेशर एट द बॉटम देन द टॉप। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो टॉप उसका होता है, यानी शीर्ष भाग होता है, वहां वायु प्रवाह की जो गति होती है वो कम होती है, और नीचे का जो हिस्सा होता है वहां पे दबाव कम रहता है। कुल मिलाकर आपको ये रीजन बताया गया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। मतलब पहला वाला तो ठीक है, लेकिन ये जो कारण बताया है ये मूर्खतापूर्ण है, ठीक है, इसका केवल पहला ही सही है, यानी जो कथन दिया है वो परफेक्ट है, तो इसलिए हम इसका जो डी वाला है उसको चुनते हैं। अगले को देखिए, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? काला होता है, बताइए, नारंगी होता है। ब्लैक बॉक्स असल में ऑरेंज कलर का होता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है ये आपको बताना है। तो
तो ये सब पुरानी बातें हो गई, करंट अफेयर के क्वेश्चन के तौर पे ये साइंस में इंक्लूड किया गया था। अन्नादुरै इनका नाम था। डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगले प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाउसेज मे बी सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। मतलब इसमें से ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। तो यहाँ हाउस नहीं बल्कि प्लेनेट होगा, असल में गृह लिखेंगे तो हाउस ही बनेगा। ये ग्रह है, ठीक है, प्लेनेट। तो कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है, बताइए। मार्स है, इसके अलावा वीनस है, यहाँ पर मरकरी है, ठीक है, मार्स है, मरकरी है, इसके बाद वीनस है, फिर जुपिटर है। ये वेडनेसडे नहीं है। थोड़े से यहाँ आश्चर्यजनक जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहे हैं। फिलहाल इसमें से आप बताइए। पृथ्वी तो है ही है, पृथ्वी के अतिरिक्त अगर हमें कहीं जीवन खोजना है तो हमें कहाँ देखना चाहिए। तो अभी तक की जो संभावना है उसके आधार पर मंगल पर देखना चाहिए। अब तो समय बदल गया है, वैज्ञानिक जो है वो शुक्र पर भी तलाश रहे हैं, ठीक। लेकिन अभी भी कहीं भी प्रॉपर जीवन की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। अब कहाँ के वायुमंडल में मीथेन हमें मिलती है, आप बताइए। तो मीथेन हमें मंगल और बृहस्पति दोनों के वायुमंडल में प्राप्त होती है, लेकिन बृहस्पति का वातावरण रहने योग्य नहीं है। हाँ, बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वहां पर कुछ अनुकूल दशाएं हमें देखने के लिए मिल रही हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति और मंगल दोनों हो जाएगा, दोनों ऑप्शन सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जेट इंजन और रॉकेट के बारे में कुछ कथन दिए हैं, उस पर विचार कीजिएगा। तो जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए जो परिवेश की वायु होती है उसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। और रॉकेट अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए गैस के रूप में और ईंधन जो है वो साथ ले जाता है, मतलब जो उसे ऑक्सीजन चाहिए होती है उसके लिए वो अपने ईंधन को ले जाता है। तो इसमें आपको देखकर बताना है जेट इंजन और रॉकेट में मेन डिफरेंस क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला है, मतलब ए वाला, पहला। जेट इंजन जो है ये असल में अपने आसपास की जो वायु होती है, परिवेश की जो हवा होती है उसका इस्तेमाल करता है अपनी ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए। तो केवल इसका जो पहला है वही सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि जेट हवाई यान नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता से आसानी से उड़ता है और इसकी सबसे अच्छी व्याख्या क्या हो सकती है। तो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंबी, यहाँ देखें आप, लॉन्ग विंड्स नहीं पाई जाती हैं। यहाँ लंबी रूपी हवा का कोई अर्थ नहीं है, लॉन्ग विंड्स जो है वो नहीं पाई जाती हैं। जेट एयरप्लेन के ऐसे व्यवहार के पीछे रीजन क्या है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि पहली चीज तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी का जो मतलब वाष्प की स्थिति नहीं होती है। यहाँ आप देख रहे हैं बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है, इस वजह से ऐसा होता है। और नीचे वाला कारण भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगले वाले को देखते हैं। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रेखीय संवेग का सिद्धांत होगा, ठीक है। रेखीय संवेग का जो सिद्धांत होता है यानी कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उस पर ये काम करता है। ए वाला सही है। नेक्स्ट, स्ट्रैटेलाइट क्या होता है। तो स्ट्रैटेलाइट की परिभाषा यहाँ आप देख लीजिए। सी वाला इसका परफेक्ट होगा। अधिक ऊंचाई पर जो समताप मंडल में स्थापित वायुपोत होते हैं, अधिक ऊंचाई पर ये स्थित होते हैं, मतलब इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है। और ज्यादा ऊंचाई रखने के पीछे क्या कारण हो सकता है वो आप जानते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। थुम्बा रॉकेट छोड़ने का जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है, मतलब रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये, और थुम्बा के नाम से इसे जाना जाता है। इसका जो अंग्रेजी वर्जन है वो हिंदी वाले से कहीं बेहतर है, तो आप इसे देखिए। थुम्बा नोन एज रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इज सिचुएटेड इन, बस स्टेट आपको बतानी है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो केरल हो जाएगा, ठीक है। डी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके। पुलिकट लेक के पास में है, चिल्का लेक के पास में है, महानदी के मुहाने पे है, या गोदावरी के मुहाने पे है। तो इसका पुलिकट लेक हो जाएगा, ठीक है। पुलिकट लेक यानी बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, क्रायोजेनिक इंजन इस्तेमाल होता है कहाँ पर, आप बताइए। क्रायोजेनिक जो टेक्नोलॉजी है ये काफी प्रचलित है और इसमें से ये स्पेस शटल में इस्तेमाल होती है, ठीक है। स्पेस शटल में जो इंजन वाला पार्ट होता है उसमें यूज की जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखें। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट के नोदकों के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, मतलब रॉकेट प्रोपेलेंट के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजीन है या हाइड्रोजीन आप इसे कहिए, और मिट्टी का तेल, इसमें से क्या यूज नहीं करते। तो द्रव हाइड्रोजन जो है वो नहीं यूज करते। ये लिक्विड हाइड्रोजन ही है असल में, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन को यूज, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है ये लिक्विड हाइड्रोजीन है और ये लिक्विड हाइड्रोजन है, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो जो लिक्विड हाइड्रोजीन है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ये वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है, तो बताइए इसमें से कौन सा सिद्धांत काम करेगा रॉकेट पर। संवेग संरक्षण का सिद्धांत काम करता है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें से काम करेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल वर्क करते हैं। फिलहाल इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है और बताना है कि कौन सा सही है। तो रीसेट 2 उपग्रह जो है ये कक्षा में PSLV C12 के द्वारा
अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। हालांकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसमें अब पीछे के करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है, तो आप उपग्रहों के बारे में बस देख लीजिए। जो एनुसेट या अनुसेट है, ये PSLV C12 द्वारा कक्षा में गया था, मतलब ये दूसरा उपग्रह है और इसका निर्माण अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था और ये परीक्षणीय संचार उपग्रह है। जबकि रीसैट 2 जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये खोजी उपग्रह है। प्रकार पूछा जाता है कि कौन सा किस प्रकार का उपग्रह है, तो रीसैट 2 जो है ये खोजी उपग्रह है जो कि देश की सीमाओं की चौकसी करने में सक्षम है। तो सही क्या है, बस इसमें से यही देखना था, और सही सभी हैं, जितने हैं ना वो यहाँ पे सभी सही थे। तो इसमें आपको ये डेट नहीं याद रखने की आवश्यकता है कि अब कब छोड़ा गया था, वो नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये किस प्रकार के हैं हो सकता है ये पूछा जाए। इसके बाद आगे चलते हैं, कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, तो यहाँ आप देखकर बताइए, और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा SLV-3, ये स्पेस सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर कहा गया कि शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसेट अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत पहला राष्ट्र हो गया। यह उपग्रह कब भेजा गया था, तो ये पुराना करंट अफेयर का क्वेश्चन है और 20 सितंबर 2004 की डेट थी। इसके बाद देखिए, भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT-8 21 मई 2011 को छोड़ा गया था। तो इसकी लोकेशन आपको जानना उतना आवश्यक नहीं है, कोरू, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी वही करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 29 सितंबर 2012 को भारत द्वारा सफलता से प्रक्षेपित किया गया था, कौन सा, तो ये जो डेट थी इस पर GSAT-10 को प्रक्षेपित किया गया था, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद अब ये देखिए, सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की रक्षा मिसाइल कौन सी है, ये आपको बताना है। तो नाग है, त्रिशूल है, आकाश है या पृथ्वी है, सतह से सतह पर मार करने वाली, इस प्रकार की मिसाइलों के क्वेश्चन आते हैं। और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पृथ्वी। सतह पर ही रहेगी तो पृथ्वी से जुड़ी हुई है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ नाम सोच समझ कर रखे गए। अगले प्रश्न में कहा गया कि ATM से क्या तात्पर्य है, तो ATM यानी जिससे आप पैसा निकालते हैं, लेकिन उसका फुल फॉर्म पूछा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑटोमेटेड ट्रेलर मशीन हो जाएगा, और जो राइट आंसर है वो कहाँ पे है, C वाले में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, किस दिशा में होती है वो आपको बताना है। तो उत्तर पूर्व की ओर होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर होती है, ऐसा दिया हुआ है, आंसर में ऐसा दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं। लेकिन सही बात क्या है, पुच्छल तारे की जो पूंछ होती है वो हमेशा सूर्य से दूर की ओर होती है। वैसे भी ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, ये जो कॉमेट्स होते हैं ना, ये सूर्य के संपर्क में बाद में आते हैं, लेकिन ये सुदूर ठंडे इलाकों में पनपते हैं, और इसी वजह से इनकी जो पूंछ है वो मतलब इनके अंदर जो गैसीय ईंधन होता है वो जमी हुई अवस्था में रहता है। जब ये सूर्य के संपर्क में आते हैं तो वो गैसें प्रज्वलित हो जाती हैं और इसमें से लपटें निकलने लगती हैं, और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो गैसें पीछे की ओर लपटों के रूप में दिखाई देती हैं, तो लगता है कि पूंछ उगाई, और ऐसी जो पूंछ है वो सूर्य के संपर्क में आने पर ही दिखती है, ठीक। तो यहाँ सूर्य से दूर की ओर दिखाई देगी पूंछ, मतलब सूर्य के विपरीत दिशा में। इसका जो A वाला ऑप्शन है वो सही है, न कि बाकी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ आंसर गलत दिया है। यहाँ देखिए, नैनो प्लग संबंधित है, एक छोटी बुलेट से संबंधित है, एक छोटे सुनने के यंत्र से। तो नैनो प्लग आप समझ लीजिए, प्लग का संबंध किससे है, और नैनो मतलब छोटा हो ही गया, तो ये छोटा सा सुनने का यंत्र होता है, मतलब एक स्मॉल डिवाइस होती है सुनने के लिए। तो यहाँ आप कौन से विकल्प को चुनेंगे, B वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले को देखते हैं, हाइड्रोकार्बन विजन 2025 का संबंध किससे है, अभी से आप बताइए, ये थोड़ा सा रिलीवेंट है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पेट्रोलियम उत्पाद के संरक्षण से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से आप वैसे भी गेस कर सकते थे कि इसमें से कौन सा जो संबंध है वो जुड़ेगा। हाइड्रोकार्बन का सीधा संबंध पेट्रोलियम प्रोडक्ट से होगा, और इसका A वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर कथन और कारण दिया है, फिर से आपको वैसे ही आंसर देना है। तो कहा गया कि भारत की नाभिकीय नीति में निहित है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों का अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, मतलब नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है, ऐसा इसमें दिखाई देता है। और कारण यह है कि भारत जो है वो नाभिकीय संयंत्र नहीं बनाएगा, माफ कीजिएगा, भारत नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा, ठीक। मतलब इंडिया विल नॉट प्रोड्यूस एनी न्यूक्लियर बॉम्ब। नाभिकीय यंत्र का मतलब यहाँ पे परमाणु बम से है, तो भारत कोई परमाणु बम बनाएगा ही नहीं, ये इसका रीजन है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से हो जाएगा C वाला। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ आप देखें, C वाले को चुन लीजिए, मतलब जो कारण है वो गलत है। भारत ने ऐसा कभी नहीं कहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, नैनो हमिंग बर्ड क्या है, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, और इसमें से आप देखिए जो C वाला ऑप्शन है वो सही है। एक जेब के आकार का चालक रहित जासूसी वायुयान होता है जिसका विकास संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किया गया है, मतलब ये पॉकेट साइज ड्राइवरलेस स्पाई एयरक्राफ्ट है, छोटा सा, पॉकेट में समाने लायक, उतना छोटा आकार है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो हाथ के मूवमेंट होते हैं, मतलब हमारे हाथ का जो डिफरेंट मूवमेंट होता है उसकी वजह से इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, चलने लायक ऊर्जा मिल जाती है।
दक्षिणी ध्रुवीय शोध के लिए प्रथम स्टेशन का जो स्थापना किया गया उसका नाम क्या था आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। साउथ पोल की बात हो रही है तो दक्षिण गंगोत्री, ए वाला सही। इसके बाद अगले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुयान नहीं है? जगुआर, डोर्नियर 228, सारथ बीएमपी सेकंड इसको कहा जाता है, और मिग 27M मिग विमान तो आप जानते ही हैं। अब इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा सारथ बीएमपी सेकंड इसको कहा जाता है, तो ये वाला ठीक है, इसका सी वाला सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। मैं आकाशगंगा का नागरिक हूं, उक्त कथन का श्रेय किसको दिया जाता है? आई एम ए सिटीजन ऑफ मिल्की वे, ये अर्चना शर्मा का कथन है, कल्पना चावला का कथन है, सतीश धवन का कथन है, या विक्रम साराभाई का कथन है? तो ये कथन है कल्पना चावला का। इसके बाद अगले वाले को देखें। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था, मतलब हैवी वाटर प्लांट जो है पहली बार जो फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट होती है वो कहाँ पर होती है? बेंगलोर में होती है, भोपाल में, नांगल में, या फिर हैदराबाद में। भारी जल का उपयोग कहाँ होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में आमतौर पर होता है। तो यहाँ आप देखें नांगल में किया गया है, इसकी स्टैब्लिशमेंट जो की गई वो नांगल में की गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? धातु चुंबक द्वारा मतलब कौन सी धातु को हम चुंबक से अट्रैक्ट नहीं कर सकते? तो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और एल्यूमिनियम दिया है, आप आराम से इसमें से पकड़ सकते हैं। एल्यूमिनियम होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है ये चुंबक के प्रति कोई आकर्षण नहीं दिखाता है, लेकिन लोहा भी दिखाएगा, निकिल भी दिखाएगा और कोबाल्ट भी दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? मतलब इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट जो है वो नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट है, यही पूछा गया है। तो इसमें से आप नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट खोजिए। निकिल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है कि कॉपर है? अब करेक्ट आंसर इसका होगा कॉपर। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एलिमेंट नहीं है, बाकी जितने हैं वो हैं। निकिल भी है, कोबाल्ट भी है और क्रोमियम भी है, ध्यान दीजिएगा क्रोमियम भी है। इसके बाद देखिए द्रव क्रिस्टल जो होते हैं यानी लिक्विड क्रिस्टल, उनका यूज कहाँ होता है? कलाई घड़ियों में होता है, या जो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं उसमें होता है, पॉकेट कैलकुलेटर में होता है, या इन सभी में इस्तेमाल हो सकता है? तो देखिए सभी में इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो प्रायः अलग अलग चीजों में कहाँ कहाँ अभी यूज नहीं हो रही है वो हमें दिमाग में जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रही है तो क्या हुआ, भविष्य में हो सकती है, इसलिए सभी। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो श्रीहरिकोटा में है, ISAR सेंटर जो है ये थुम्बा में है, और शार सेंटर जो है मतलब SHAR ये बेंगलोर में है, और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है। लोकेशन वाइज कौन सा इसमें से सुमेलित है? तो सुमेलित इसका जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद दिया है वही एकमात्र है, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं, माफ कीजिएगा, इसका जो यहाँ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आप देख रहे हैं ना अहमदाबाद वाला, वही एकमात्र सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां आपने देखा। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस। अब इसकी लोकेशन आप देख लीजिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस पुणे में है, लखनऊ में है, हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है। देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, ये बेंगलुरु में है, डी वाला इसका सही। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए तो हाईटेक सिटी, साइंस सिटी, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कौन सा कहां पर है उसको आपको मिलान करना है, और इसका जो सही मिलान है वो बी वाले के हिसाब से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बी इसको मिला लेते हैं, यानी हाईटेक सिटी जो है वो हैदराबाद में है, ठीक है, मतलब उसे हाईटेक सिटी के तौर पे देखा गया। और उसके बाद साइंस सिटी के तौर पे यहां देखा जाए तो कोलकाता हो गया, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र ये थुम्बा हो गया, और केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कार्बन माइक्रोफोन का सबसे श्रेष्ठ उपयोग कहां पर होता है? ठीक है, सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है डायनमो में, टेलीफोन में, ट्रांसफार्मर में, या इसमें से किसी में नहीं, तो टेलीफोन में इस्तेमाल होता है, ठीक है, टेलीफोन में यूज होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम को प्रतिपादित किया था किसने? तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। ग्रहों की जो कक्षीय गति है उसके संबंध में इन्होंने नियम दिया था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण यानी MRI जो होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये किस फिनोमिना पर बेस होता है, ये आपको ये बताना है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर ये बेस होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस पर आधारित होता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित होता है, या डाईमैग्नेटिज्म ऑफ ह्यूमन टिश्यूज इस पर आधारित होता है, बताइए। और MRI की अगर बात की जाए तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस पर आधारित होता है, यही प्रिंसिपल है जिस पर कि ये वर्क करता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। सोलेक्षा क्या होता है? तो सोलेक्षा, इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं, हर साल कुछ न कुछ नए शब्द आपको मिल जाएंगे, ये करंट अफेयर से प्राय उठाए जाते हैं। फिलहाल ये सौर रिक्शा है, ठीक है, सौर ऊर्जा से चलने वाला रिक्शा है सोलेक्षा। रिक्शा का आधा क और श यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और सोल मतलब सोलर। इसके बाद अगले वाले को देखिए।
साइटोट्रॉन एक प्रकार का उपकरण होता है। अब इससे किया क्या जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, कृत्रिम मौसम जो है उसे उत्पन्न किया जा सकता है, ध्वनि उत्पादक होता है, या पिक्चर ऑन स्क्रीन हम देखते हैं। तो साइटोट्रॉन से हम आर्टिफिशियल क्लाइमेट जनरेट कर सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? सिंचाई में किया जाता है, या जो ड्रिलिंग ऑफ माइंस है उसमें किया जाता है, या फायर फाइटिंग में किया जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं, या फिर भीड़ नियंत्रण में किया जाता है। वाटर जेट तो खदानों के वेधन में किया जाता है, पानी के प्रवाह से। वाटर जेट का मतलब क्या, तेज रफ्तार में पानी का जो फवारा है वो, तो उसकी वजह से खदानों का वेधन जो है उसे करने में आसानी होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए लेजर बीम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो लेजर बीम आंख की चिकित्सा में मुख्य तौर पर इस्तेमाल होती है। हालांकि कई सारे इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आंख की चिकित्सा वाला जो है वो सबसे सुटेबल है। इसके बाद अगले वाले में चले। निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बताइए इसमें से कौन सा होगा? पॉलीग्राफ है, टरबाइन है, रेडिएटर है और क्वाड्रेंट है। रेडिएटर हो जाएगा, ये तो आपने ऐसे भी सुना होगा। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं? मतलब परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन तो उससे बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मतलब परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, या फिर न्यूटन ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चैडविक ने की थी। आपने कई बार अपनी जो बेसिक किताबें हैं उसमें पढ़ा होगा। इसका बी वाला सही। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक कण प्रतिकण के युग्म में है? मतलब कण और उसका जो प्रतिकण है, अर्थात एंटी पार्टिकल की बात हो रही है, उसके पेयर में है। तो इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो, मतलब प्लस चार्ज माइनस चार्ज, या इस प्रकार से जो पार्टिकल है और एंटी पार्टिकल है वो यहाँ पर पेयर के रूप में दिया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल होते हैं। ये मूल कण हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि 3 ही है, लेकिन बाद में अन्य कई सारे छोटे छोटे कणों की खोज हुई, जिसमें कि हाइपरॉन है, मेसान है, या पॉजिट्रॉन है। इस प्रकार के कई सारे कण आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, परमाणु में जिन प्रोटॉनों की संख्या, माफ कीजिएगा, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, आइसोमर कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, या आइसोटोप कहते हैं? बताइए। तो इसे समस्थानिक यानी आइसोटोप कहा जाता है। ठीक है, आइसोटोप कहा जाता है, यहां आप देख रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? डी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए रेडियो एक्टिविटी को किससे नापा जाता है? तो गाइगर काउंटर से नापा जाता है। गाइगर मूलर काउंटर, ये गाइगर और मूलर नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे बनाया था। जीएम काउंटर कहा जाता है। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता के बारे में बताने वाले कौन थे, असल में ये बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैकुरल हो जाएगा। यहाँ पर मैडम क्यूरी अगर रहे भी तो भी मत चुनिएगा, बैकुरल ने सबसे पहले बताया था, बाद में गहरा रिसर्च इन्होंने किया था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि जल वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, मतलब जल का वाष्प में परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है? ये किस प्रकार का परिवर्तन है? प्राकृतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है यानी फिजिकल चेंज है, या फिर केमिकल चेंज है, या फिर बायोलॉजिकल चेंज है? ये किस प्रकार का चेंज है, बस इतना ही बताना है। तो ये फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन है। आपने छोटी कक्षाओं में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़े हैं ना, तो ये रिवर्सिबल होता है। जल चक्र में फिर से पानी बनता है, फिर भाप बनती है, फिर भाप से वर्षा होती है, फिर पानी बनता है, ऐसे चलता रहता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही नहीं देना होता है, उससे कम तापमान पे ही उबलने लगता है। तो उसका रीजन दिया हुआ है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, या फिर ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है वो यहाँ कम हो जाता है, या हैवी विंड यहाँ काम करती है, या इसमें से कुछ नहीं। तो ऊपर वाला जो ए वाला है वही सही है, बाकी जितने विकल्प हैं वो मूर्खतापूर्ण है। इसमें कहा गया है ना कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, और इसकी वजह से जब दाब कम होगा तो जो उबलने का बिंदु है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है, वो गिर जाता है, और गिर जाएगा तो कम टेम्परेचर पर ही वो खोलने लगेगा। तो यहां तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, आगे भी ये जारी रहेगा। इसमें इतना ही।